हेलो बच्चों, आज से मैं क्लास 12th बोर्ड जो आपके क्लासेज हैं उनके लिए मैं फ़िज़िक्स में एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करना चाहता हूं। अगले 4 महीने में मेरा प्रयास है कि अगले 4 महीने में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। मैं रोज़ एक वीडियो यहां पे पब्लिश करूंगा और अगले 4 महीने में मैं कोशिश करूंगा कि इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा इसके डेरिवेशन और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिकल आप कुछ मैं यहाँ पे कराऊंगा, कुछ आप अपनी बुक से करेंगे। मैं कोशिश करूँगा सब तरह के न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा और बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके आएंगे। तो आज स्टार्टिंग हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? सबसे पहले तो भैया आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, इसके अगले आने वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड पे 3 टॉपिक्स हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसमें चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें भी आप चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अगले 2 यूनिट्स में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आगे आने वाले टॉपिक्स में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब ये है अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो नेचर होता है, वो सराउंडिंग में किस तरह का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ज अगर रेस्ट में है या चार्ज अगर मोशन पे है तो क्या इसके इफेक्ट में डिफरेंस आ जाता है? क्या इसमें इसके बिहेवियर या नेचर में डिफरेंस आ जाता है? इसका नेचर नहीं बदलेगा, इसका बिहेवियर या इसके इफेक्ट को आप कह सकते हैं सही तरीके से बिल्कुल बदलाव आता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है और जब चार्ज आपका मोशन पे होता है तो इसका इफेक्ट कुछ और होता है। इसलिए हम फिज़िक्स में चार्ज को स्टडी करने के लिए हमने कई सारे ब्रांचेज बना दिए हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे केवल और केवल ये माना जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं आप इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं बता देता हूँ। पहले आप पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद आप पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, उसके बाद आप पढ़ेंगे कैपेसिटर। ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं। तो इन जब भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये माना जाएगा कि चार्ज क्या है, चार्ज आपका रेस्ट पे है। चार्ज मोशन पे होगा तो क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो नेक्स्ट टॉपिक में। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसका इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, वो 3rd यूनिट में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में क्या पढ़ते हैं जरा देखिए। सबसे पहले आपको क्या कभी आपने डिफाइन किया चार्ज होता क्या है? चार्ज तो ठीक है सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन कौन से पार्टिकल पॉजिटिव वाले होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल आपके नेगेटिव वाले होते हैं। लेकिन कभी आपके मन में यही बात आई कि भैया चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा ये बता दीजिए कि मास, किसी ऑब्जेक्ट के मास को कैसे डिफाइन किया था आपने 11th क्लास में जब आपने पढ़ा था, तो मास को कैसे डिफाइन किया था? मास किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। मतलब मास के कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, तो ऐसे ही किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो भी एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, उसके कारण से कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। आपने फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे ना 11th क्लास में, सबसे वीक फोर्स क्या माना जाता था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण से प्रोड्यूस होता है? मास के कारण से। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है, ये किसके कारण से प्रोड्यूस होता है? चार्ज के कारण से। तो इसलिए आपको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा कि इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी। ये ऑब्जेक्ट की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। भैया चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब जहाँ तक इसकी यूनिट की बात है तो सभी जानते हैं इसके ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे
यूनिट दिया गया, इसको आप सी से लिखते हैं। इसकी छोटी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, जिसको आप सीजीएस यूनिट में होती ईएसयू। अगर आप इसका फुल फॉर्म आप देखें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम भी इसको बोला जाता है। तो ये बड़ी यूनिट होती है और ये क्या होती हैं, छोटी यूनिट होती हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक कूलम भाई क्योंकि बड़ी यूनिट होती है तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू, इसको कहते हैं स्टेट कूलम। अब हम आगे बात करते हैं कि पार्टिकल, ऐसे कौन से पार्टिकल होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे कौन से पार्टिकल हैं जिनमें आपका नेगेटिव पार्ट है। क्योंकि ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि चार्ज जो होती है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जेक्ट किन से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कई सारे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट में नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो पार्टिकल है ना, उनमें चार्ज है। अब ये कौन कौन से पार्टिकल हैं भाई, इनके अंदर हैं कौन कौन से पार्टिकल जिनके पास आपके चार्ज हैं। तो पहली बात मैं करूँगा कि पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन से पार्टिकल हैं। सभी जानते हैं भाई, प्रोटॉन। प्रोटॉन तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में मिलता है, आपको पता है। प्रोटॉन होता क्या है, प्रोटॉन को समझने के लिए आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप समझने पड़ेंगे। कई सारे पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ध्यान से इनको ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं वो आगे वाले टॉपिक जो आपके मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ोगे, ये पार्टिकल आपके क्वेश्चंस में आते हैं। इनका नेचर पता होना चाहिए, इनका चार्ज पता होना चाहिए, इनका मास पता होना चाहिए, तब जाके आप वो वाली यूनिट आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान दें, इसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो और जो न्यूक्लियस बच जाता है उसी को कहते हैं प्रोटॉन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उसमें, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें दिखाई देगा। दूसरा पार्टिकल होता है ड्यूट्रॉन। अच्छा, ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है, इसका न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, इसके न्यूक्लियस को आप प्रोटॉन कहेंगे और इसके न्यूक्लियन को क्या कहेंगे आप, ड्यूट्रॉन कहेंगे। तो हीलियम, ये तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिविटी इसका नेचर होता है, तो इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम स्टडी नहीं करेंगे। तीसरा जो पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जैसे ही इनके न्यूक्लियस को आप अलग अलग पार्टिकल का नाम देते हैं, तो हीलियम के न्यूक्लियस को क्या देंगे आप, अल्फा पार्टिकल। जैसे आप हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन राउंड ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी से मुझे हीलियम पार्टिकल बनाना है। कैसे बनाओगे, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दीजिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दीजिए, जो उसका न्यूक्लियस बच जाता है उसको कहते हैं आप अल्फा पार्टिकल। मतलब अब आपको क्लियर पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल खुद ब खुद 4 छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए एक प्रोटॉन में एक पॉजिटिव साइन दिया जाता है, तो 2 प्रोटॉन में क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स। अब मैं बात करूंगा नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल कौन से होते हैं। सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, इसके अलावा बीटा पार्टिकल आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में क्या होता है, क्या ये कोई डिफरेंट पार्टिकल है? बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, जब इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत क्या थी, बीटा पार्टिकल को क्यों आपने इलेक्ट्रॉन ही लिख देते उसको। थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में जो पार्टिकल चक्कर लगाते हैं इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन, कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, आपने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट सुना होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से क्या होता है, कभी कभी कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल निकलते हैं, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक बीटा पार्टिकल निकलता है और एक गामा रे निकलती है। अल्फा पार्टिकल तो बता चुका हूँ मैं। तो बीटा पार्टिकल कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है उसको बीटा पार्टिकल कहते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, इसका मतलब बाहर जो चक्कर लगाता है उसको तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उसको तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है उसको क्या नाम देंगे, बीटा पार्टिकल नाम देंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनका चार्ज सेम होता है, इनका मास सेम होता है, इनका नेचर सेम होता है। केवल पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये कहाँ मिलता है, ऑर्बिट पे मिलता है, और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है न्यूक्लियस के अंदर से। बाकी सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं आपकी, सेम होती हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको चार्ज देना है या इससे मैंने चार्ज लेना है। कितने तरीके हैं मेरे पास कि मैं इसको चार्जिंग कर सकता हूँ या इसको डिस्चार्जिंग कर सकता हूँ, या इसको पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूँ या इसको नेगेटिव चार्ज दे सकता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं दो तरह के यहाँ पे मेथड्स आप पढ़ेंगे। पहला है फ्रिक्शनल चार्ज। फ्रिक्शनल चार्ज क्या होता है, ये आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, आपने कई बार कर रखा है। कई बार आपने बचपन में क्या कर रखा है, कंघी से बाल बनाते हैं तो उस कंघी को जो पेपर के छोटे छोटे पीसेज हैं उनके पास में लेके आते हैं तो पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें किसका रोल है, फ्रिक्शनल चार्ज का है। होता क्या है कि जब आप कंघी को रब करते हैं, बालों से फ्रिक्शन होता है, बालों के साथ फ्रिक्शन होता है, तो आपकी कंघी में भी और आपके बालों में भी चार्ज आता है। एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे में क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। तो फ्रिक्शन के कारण से जो दो ऑब्जेक्ट में चार्ज आता है उसको आप कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ पे बुक्स में ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, एक ग्लास रॉड है और ये है ग्लास रॉड और ये है आपका सिल्क का एक कपड़ा है। अगर आप इनको रब करते हैं तो रब किया तो हुआ क्या, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क में कैसा चार्ज आता है, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। दोनों बराबर होंगे। अगर एक में +10 कूलम का चार्ज आता है तो दूसरे में -10 कूलम का चार्ज आएगा। अब आप लोग ये पूछेंगे हुआ कैसे, ये चार्जिंग कैसे हुई, किस में प्लस आ जा रहा है किस में नेगेटिव आ जा रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो होता ये है, जब आप दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो रब करने के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। उस हीट ने क्या किया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी दी और इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई कि वो एक ऑब्जेक्ट से निकल के कहाँ चले जाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और कहाँ गए होंगे, जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज उस ऑब्जेक्ट में आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर आता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं या जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है तो वहाँ पर क्या आता है, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, कि जब आपने फ्रिक्शन किया ऑब्जेक्ट में चार्जिंग हुई तो क्या इन दोनों के मासेस में कोई डिफरेंस आएगा चार्जिंग के बाद, चार्ज करने से पहले और चार्ज करने के बाद क्या इनके मासेस में डिफरेंस आएगा। ये आपका एक कॉमन सेंस है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप भी इसमें आंसर दे सकते हैं कि क्या इसके मासेस में अंतर आएगा, क्या इसके मास में अंतर आएगा। बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो इसका मतलब उसके मास में क्या होगा, कमी होगी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब इसके मास में क्या होगी, इसका मास इंक्रीज करेगा। तो सीधी सी बात है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण से इसमें क्या होता है, इसके मास में क्या आती, कमी आ जाती। और जहाँ नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसका मास थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम होता है। इसको कहते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में बराबर और ऑपोजिट नेचर का चार्ज आता है। ये तो है फ्रिक्शनल चार्ज। अब है इंड्यूस्ड चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दो ऑब्जेक्ट को जब आप फ्रिक्शनल चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर इंडक्शन ऑफ चार्ज में ऐसा नहीं है। इंडक्शन ऑफ चार्ज में बिना कांटेक्ट में लाए, दो ऑब्जेक्टों को बिना कांटेक्ट में लाए आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सकते हैं। वो ऐसे कि थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मेरे पास एक रॉड है, मेटल की रॉड है। अगर मेटल की रॉड लेंगे तो ज़्यादा इसमें इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा। मेटल की रॉड अभी इसमें टोटल चार्ज 0 है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर उतना ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं आपस में। अब मुझे क्या करना है इसमें, हालांकि इसमें क्या है, टोटल चार्ज तो 0 है। अब मैं चाहता हूँ कि एक चार्ज बढ़ जाए, दूसरा चार्ज कम हो जाए। मैं या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना चाहूँ तो नेगेटिव चार्ज कम करूँगा, या नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊँगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम करूँगा। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके बगल में एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा जिसमें आपका या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो।
अब मैं इसके बगल में जैसे ही एक दूसरी रॉड को लेके आया, हुआ क्या, इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ सेंटर हो गया और सेम चार्ज को रिपेल किया, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, दूसरी ओर धक्का दे दिया। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक साइड को नेगेटिव चार्ज सेंटर हो जाता है और दूसरी और पॉजिटिव चार्ज सेंटर हो जाता है, दो पोल बन जाते हैं, डाइपोल आप भी कह सकते हो, इसको पोलराइजेशन हो जाता है। अब हुआ क्या, जैसे आप इसको हटा देंगे तो फिर से न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। अभी क्या करना है, इसको हटाने से पहले, इसको यहाँ से हटाने से पहले इसको अर्थिंग कर देनी, अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में लाना है इसको। और आपको पता है अर्थ किसी भी तरह का चार्ज ले सकता है या किसी भी तरह का चार्ज दे सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज भी ले सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी ले सकता है, पॉजिटिव चार्ज दे भी सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ले भी सकता है, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो छोटे छोटे चार्जेस को लेना और देना इसके चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब हुआ क्या, जैसे अर्थिंग की, क्योंकि आपको पता है अर्थ में क्या है, इसमें भी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, सब कुछ है, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन जो आपके अर्थ में है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रॉड पे। क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करेगा, इनको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब बताओ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज गए और केवल क्या बचेगा, आपका नेगेटिव चार्ज बचेगा। और अब क्या करना है, इसको हटाने से पहले आपने इसको डिस्कनेक्ट भी कर देना, टच करने के तुरंत बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, अब आप देखेंगे इसमें टोटल जो ज़्यादा चार्ज होगा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अब ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या आपने इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, नहीं, बिना कांटेक्ट के इसने क्या किया, इंड्यूस किया, चार्ज को इंड्यूस किया, एक साइड को नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया, दूसरी साइड को क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया। अगर मान लेते हैं ये इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज देना है, तो स्टार्टिंग में क्या था, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या करना पड़ेगा, एक जो रॉड आप लेके आ रहे हैं वहाँ पर कौन सा चार्ज की रॉड लेके आनी पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज की रॉड लेके आनी पड़ेगी। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा। तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे अर्थिंग करोगे तो ये क्या करता है, अर्थ तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये अर्थिंग में चले जाएंगे, ये अर्थ में चले जाएंगे, तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे। तो अब केवल क्या बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। अब उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दो तो इसमें केवल और केवल कौन सा चार्ज बचेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो आप दोनों तरह का चार्ज दे सकते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का रोल है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों के केसेस में। यहाँ पर तो डायरेक्ट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और बॉडी को कांटेक्ट में लाना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना जरूरी है। यहाँ पे आप दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, बिना कांटेक्ट में लाए आप इनको चार्जिंग कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी तो आप पढ़ के आए हैं, कुछ बात प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ऑपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपका सिंपल से एक प्रॉपर्टी थी कि भैया अट्रैक्शन कब लगेगा और रिपल्सन कब लगेगा। अब जो बेसिक प्रॉपर्टी आती है जिसमें आपका बोर्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, ये दो जो प्रॉपर्टी हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आप इसमें न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं। एक फार्मूला आता है इस पर, उस फार्मूले पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एक सिंपल सा 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज होता क्या है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसको चार्ज देना है या इससे चार्ज लेना है। कितना चार्ज दे सकता हूँ और कितना चार्ज ले सकता हूँ, किस तरीके से चार्जिंग होगी, किस तरीके से चार्जिंग
इसकी डिस्चार्जिंग होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है अगर आप इसको कोई चार्ज देना चाहते हैं, वो कितना चार्ज दे सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आप दे सकते हैं, या इसको 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे बोलूं क्या इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने चार्ज देना है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, आप आधे इलेक्ट्रॉन को नहीं आप निकाल सकते हैं। तो जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। आएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इसका मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा निकलता है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। अगर आपसे कहा जाता है क्या किसी ऑब्जेक्ट को 4/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो यही आपका फॉर्मूला बोलो या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें मोस्टली क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के चार्ज को डिवाइड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये शायद आपको पता होना चाहिए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर चार्ज होता है। या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। इससे छोटा चार्ज आप नहीं दे सकते हैं, देंगे तो इससे ज़्यादा ही चार्ज आप किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। ये तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए आपको आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है। एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली स्पेस पे चल, किसी से लटका नहीं है, बल्कि फ्री, जैसे अर्थ लटकी है बिल्कुल से अपने स्पेस पे, वो किसी के सपोर्ट पे नहीं है, ये किसी के ना कांटेक्ट में है ना किसी से लटका रखा है, एकदम फ्री है, ये वैक्यूम में रखी है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। वैक्यूम में, हवा में भी नहीं, हवा में भी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता रहता है। मान लेते हैं कि वैक्यूम में ये ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। तो अगर आज की डेट में आप इसको 10 कूलाम का चार्ज दे के जाते हैं और आप इसको 1 लाख साल के बाद मिलते हैं, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तब भी 10 कूलाम चार्ज ही होगा ना। इसके चार्ज बड़ा होगा ना इसका चार्ज कम हुआ होगा। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आपने देखा कई बार स्टेटमेंट पढ़ते हो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी कोई भी फिनोमेना हो रहा है, 2 ऑब्जेक्ट, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था कि 2 ऑब्जेक्ट को आपने रब किया था, इस पे भी चार्ज 0 था, इस पे भी चार्ज 0 था। तो जब आपने इसको रब किया, रब करने के दौरान इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन हो रहा है? अभी तो आपने बोला भाई चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो कैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और कैसे इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया? देखो, रब करने से पहले मान लेते हैं इसके पास 0 चार्ज था, इसके पास 0 चार्ज था, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। रब करने के बाद इसमें 10 कूलाम चार्ज आ गया और इसमें -10 कूलाम चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज अभी भी क्या है, 10 - 10 का मतलब हो जाएगा 0। तो देख लो अभी भी ये किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर जो पहले चार्ज था अभी भी वही चार्ज है, केवल चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जिसके कारण से एक में पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक में क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा, इसको कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को आप 2 तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, या तो स्केलर तरीके से ऐड कर सकते हैं या आप वेक्टर के तरीके से ऐड कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था स्केलर एडिशन, तो आपने बचपन से करते आ रहे हैं, वेक्टर एडिशन आपने 11th क्लास में से।
क्योंकि चार्ज आपका कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका चार्ज का एडिशन भी कैसा किया था हमने, स्केलर एडिशन किया था, डायरेक्ट ऐड किया था। इसमें डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पहले, इसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, इसको पहले मैंने +10 कूलम का चार्ज दिया, फिर इससे -5 कूलम का चार्ज दिया, फिर इसको 7 कूलम का चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो आप कोई डायरेक्शन वेक्टर नहीं इसमें कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज हो जाएगा 10 प्लस का है, 5 माइनस का है, और 7 क्या है आपका, प्लस का है। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 17 - 5 12 कूलम का चार्ज इसमें आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द स्केलर सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं आप एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आ गया, Q = N। आप खाली इतना भी लिख के आओगे तो इसका मतलब वो माना जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप लिख रहे हैं। जहाँ पे आपको मतलब समझाना पड़ेगा ना, N हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हो गया टोटल चार्ज, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज केवल ट्रांसफ़र होता है, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगर किसी में चार्ज आ रहा है तो कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट से आया होगा, ये कन्फर्म है। और एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि चार्ज को आप स्केलर तरीके से ऐड करेंगे, वेक्टर तरीके से आप ऐड नहीं करेंगे। लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल के बारे में, कल जो मैं आपका टॉपिक डिस्कस करूँगा वो करूँगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक, हालांकि स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे दी जाती हैं, 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस के कारण से फोर्स कितना लगता है, कैसे निकालते हैं। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसे आप ऐड करेंगे, ये सारा चीज़ें हम कल इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इससे रिलेटेड परमिटिविटी आएगा, मीडियम का नेचर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कल के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं।